नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर प्लस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज देखो करंट में हम ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स को आगे लेके जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ के आए हो। देखो मैं हमेशा यही बोलूंगा, पढ़ के आना जरूरी है, तभी हम बढ़िया ढंग से कवर कर सकेंगे। आज डे 2 है, ऐसे ही करके दिन बीत जाएंगे, लेकिन बस आप डेली 1-1.5 घंटा निकाल लीजिए इस इनिशिएटिव के लिए। सिर्फ 1-1.5 घंटा मैं आपसे मांग रहा हूं, 1 से लेके 1.5 आवर्स। देखो हम आज के करंट अफेयर डिस्कस करें उससे पहले ना कुछ डाउट्स मैं एड्रेस करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का डाउट है कि पीडीएफ हिंदी में दे दीजिए। देखो पीडीएफ हिंदी में देना बहुत डिफिकल्ट है, कोई जुगाड़ इसके लिए टीम से अभी बात चल रही है। आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि सर कम से कम एमसीक्यू दोनों में दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश में। आज देखो कुछ एमसीक्यूज दोनों में देने की कोशिश होगी, लेकिन थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट पड़ता है। कोई ना कोई इसका जुगाड़ ढूंढते हैं कि आपको बाद में कुछ हिंदी वाली पीडीएफ मिल जाए और अभी आप इंग्लिश में देख लीजिए, लेकिन बाद में आपको कुछ हिंदी का डॉक्यूमेंट मिल जाए। ऐसा कुछ चीज़ें दिमाग में हैं, बाद में आपको बताऊंगा अगर पॉसिबल होगा तो। दूसरा देखो, एक मुझे सजेशन काफ़ी सही लगा कमेंट बॉक्स में, किसी बच्ची ने बोला, शिखा नाम था शायद उनका, कि सर एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हम सब पढ़ के आएंगे, तो सेम कंटेंट पे अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो उस पर फिर सिलेबस हमारा लेट कवर होगा। तो आप एक्टिव रिकॉल करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को इंक्लूड करके। ये सजेशन सही था। आप लोग सब पढ़ के आओगे, मतलब कवर होगा, लेकिन एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अगर वो कंसेप्ट कवर होगा तो आप भूलोगे भी नहीं, चीज़ें याद रहेंगी। तो ये सजेशन अच्छा था। किसी बच्चे ने ये बोला कि सर एडिटोरियल डिस्कशन शामिल नहीं की। शायद उनको पता नहीं है, ये जो इनिशिएटिव है वो प्रीलिम पे फोकस करता है। एडिटोरियल डिस्कशन अपनी PWOnlyIAS पे आती है, वहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हो सारे के सारे जो एडिटोरियल हैं हम डिस्कस करते हैं मेंस के लिए। तो ये इनिशिएटिव हमारा प्रीलिम फोकस्ड है। कमेंट बॉक्स में कोई बोले कि एडिटोरियल डिस्कशन कवर नहीं है तो उनको आप भी बता दीजिएगा। और देखो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में ना एक सेशन ऑनलाइन में कंडक्ट करूं, जिसमें ऑनलाइन आपके जो डाउट्स हैं वो लूं। अगर जो डाउट्स आपके आ रहे हैं तो मैं बता दूंगा इस संडे को या फिर मंडे को, जब भी वो सेशन कंडक्ट होगा मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, तो आप अपने डाउट्स बता देना। और भी आपके पास में कुछ अच्छा सजेशन हो तो बता देना, उसको फॉलो करेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, शुरुआत में ना जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने इस कोर्स के फीचर्स लिमिटेड बताए थे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ना एक बार आप कुछ बता दो ना, बाद में उसे फुलफिल ना करो तो बच्चे बोलने लगते हैं कि अच्छा कोर्स बेचने के समय तो आपने ये बोल दिया था, लेकिन अब आप सबने कोर्स परचेज कर लिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, स्काई इज़ द लिमिट। मेरा एक ही मकसद है कि बस आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स में 2-3 फीचर डिसाइड हुए उनको पूरा करना है। कोई लिमिट नहीं है क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, क्या प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, कोई लिमिट नहीं है। जितना पॉसिबल हो बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है, बस आप रिजल्ट लेके आओ। इस बैच का नाम करंट अफेयर प्लस बैच नहीं है, इस बैच का नाम है रिजल्ट बैच। रिजल्ट बैच याद रखिएगा। और पहले बोल रहा हूं एक चीज, बल्कि मैं दूसरे टीचर्स जो अच्छे कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना, बल्कि उनको भी बुलाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई टीचर ऐसा है जो साइंस एंड टेक का कंसेप्ट बढ़िया कवर कर देता है, वो ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता है इस बैच में, बल्कि मैं उनको भी खींच के आऊंगा कि बच्चों की हेल्प के लिए, रिजल्ट लाने के लिए आप यहां पे जरूर पढ़ाइए। तो आप सब चीजों के लिए तैयार रहिए, ये चिंता छोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन में। देखो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित है। पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं, फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये बेस्ट तरीका है जिससे चीजें आपको याद होंगी। कंटेक्स्ट देखो ये है, अभी ना केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड्स आए थे, 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, बहुत नुकसान हुआ, 2 गांव के गांव बह गए। तो उसके बाद ना एक चर्चा चल रही है कि केरला ना लॉस एंड डैमेज फंड से कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए अप्लाई करे। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ऐसा सिर्फ देखो भारत सरकार कर सकती है। कोई सब नेशनल एंटिटी मतलब जैसे राज्य है, कोई लोकल बॉडी है, ये नेशनल एंटिटीज नहीं है, ये सब नेशनल एंटिटीज हैं। तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं लॉस एंड डैमेज फंड से कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए? तो क्वेश्चन देखो इस पे ये बन सकता है,
लॉस एंड डैमेज फंड को कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इवन कौन होस्ट कर रहा है, कौन मैनेजर है इस लॉस एंड डैमेज फंड का, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, तब तक मैं आपको इस फंड के बारे में बताता हूं। देखो ये जो फंड है ना, लॉस एंड डैमेज फंड, काफी समय से इसको इस्टेब्लिश करने की मांग चल रही थी। देखो बहुत सारे जो गरीब देश हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं ना, उनका यह कहना है कि भैया ये बात सच है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से हमें नुकसान हो रहा है। जैसे कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, इवन समुद्र में पानी का लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बट इसमें हमारी क्या गलती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए एमिशन किसने किया, अमीर देशों ने किया, डेवलप कंट्रीज ने किया। तो काफी समय से ना गरीब देशों की मांग ये थी ऐसा एक फंड बनाया जाए, लॉस एंड डैमेज फंड। वो फंड ना हेल्प करे खास करके गरीब देशों की, डेवलपिंग कंट्रीज की क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से निपटने में। जैसे अभी केरला में लैंडस्लाइड आया, ये क्लाइमेट चेंज का बुरा प्रभाव है, बहुत नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। तो इंडिया अप्लाई कर सकता है कि देखो क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों की वजह से हमें नुकसान हुआ है, हमें कंपनसेट करिए। तो लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो कंपनसेट करेगा। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको। अब देखो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसे देखो 2022 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2022 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना UNFCCC की, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th मीटिंग थी। इस मीटिंग में ना विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशों के लीडर्स आपस में मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस किया जाए उस पर चर्चा होती है। तो इस 2022 की कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेज फंड को इस्टेब्लिश किया गया था। यह कॉन्फ्रेंस इजिप्ट में हुई थी। यह जो फंड है ना, ये देखो इकोनॉमिक लॉसेस और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस दोनों को कवर करता है। इकोनॉमिक लॉस तो आपको समझ में आ गया, सर बिल्डिंग का नुकसान हो गया, ये सब फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करता है। लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक लॉस क्या हुए, नॉन इकोनॉमिक लॉस जैसे देखो साइक्लोन आया, लोगों को ट्रामा फेस हुआ, डर गए लोग, ये नॉन इकोनॉमिक लॉस है। इसे पैसों से नहीं मेजर किया जा सकता। किसी को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, ये नॉन इकोनॉमिक लॉस है। मतलब कैसे सेंटिमेंट्स निकल के आए माइग्रेट करते वक्त, अपने घर बार छोड़ते वक्त, ये नॉन इकोनॉमिक लॉस है। तो दोनों को कंपनसेट करता है ये फंड। इवन देखो ये फंड जो है पोल्यूटर पेज द प्रिंसिपल पर आधारित है। जैसे कोई कंपनी है वो पोल्यूशन फैला रही है, तो वो कंपनी ना सिर्फ देखो चीजों को ठीक करेगी, अगर उसने पानी में मान लीजिए ऑयल गिरा दिया है, ऑयल स्पिलिंग हो गई है, तो ना सिर्फ ये कंपनी इस चीज को ठीक करेगी जो उसने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि जो पीड़ित है ना, विक्टिम है, उनको कंपनसेट भी करेगी वो कंपनी जिसने ये सारा कांड किया है। तो पोल्यूटर पे द प्रिंसिपल। इंटरिम होस्ट कौन है, वर्ल्ड बैंक है। कौन अप्लाई कर सकता है फंड के लिए, डेवलपिंग नेशन, सभी डेवलपिंग नेशन से अप्लाई कर सकते हैं। और इवन हर एक कंट्री को इनवाइट किया गया कि आप इस फंड में पैसे दीजिए। वैसे जिम्मेदारी देखो बनती है डेवलप कंट्रीज की, उन्होंने ही तो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने तो एमिशन किया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। लेकिन फिर भी बोला गया है कोई देश चाहे तो अपनी मर्जी से इस फंड में पैसे डाल सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है ना, जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, इवन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो डूब रहे हैं, छोटे छोटे देश, उनके लिए तो बोल दिया गया है कि वहां पे देखो कोई स्पेसिफिक इवेंट आए या ना आए, कुछ पैसा तो उन्हें हम दे ही देंगे ताकि वो उस पैसे का यूज कर ले क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने में। तो ये इंफॉर्मेशन है लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप आसानी से एड्रेस कर सकोगे। क्या इसे 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस में? गलत, इजिप्ट में इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब ये कॉन्फ्रेंस 2022 की इजिप्ट में हुई थी, ना कि पेरिस में। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, क्या इंटरिम होस्ट है इस फंड का 4 साल के लिए? गलत, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक 4 साल के लिए है, 4 साल वाला पॉइंट याद रखना, भूल मत जाना। 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक होस्ट करेगा इस फंड को। और ये जो फंड है ये UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अब सारे क्वेश्चंस आपके एड्रेस हो जाएंगे अगर इस फंड पे क्वेश्चन आते हैं तो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो कौन से संबंधित हैं। पहले मैं आपको कहानी बता देता हूं जल्दी से 30 सेकेंड्स में। देखो इथेनॉल, इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे अगर पेट्रोल में मिलाया जाए तो पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है,
पेट्रोल फिर कम कार्बन एमिट करता है, सरकार को भी फायदा है, पेट्रोल की बचत होती है क्योंकि इथेनॉल ब्लेंड कर दिया। तो ना सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया था जनवरी 2023 में कि पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड किया जाए। सरकार का टारगेट ये है 2025-26 आते आते हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर लें। मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल हो तो उसमें 800 ml पेट्रोल प्लस में 200 ml इथेनॉल। इथेनॉल मिलता कहां से है? इथेनॉल देखो इन सब से मिलता है। फर्स्ट जनरेशन सीरियल्स है, जैसे सीरियल्स है, स्टार्च है, शुगर है, ऑयल क्रॉप्स है। सेकेंड जनरेशन इंडस्ट्रियल वेस्ट, वुड, ग्रास, यहां से भी मिलता है। थर्ड जनरेशन एल्गी और फोर्थ जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी। इस पे देखो क्वेश्चन बनता है स्ट्रांगली। अभी मैं आपको क्वेश्चन पहले दूंगा, अभी पहले थोड़ी कंटेक्स्ट वाली कहानी पूरा कर देता हूं। तो हुआ क्या, हमारे देश में ना शुगर की कमी होने लगी। शुगर की कमी इसलिए होने लगी क्योंकि शुगर केन से इथेनॉल ज्यादा बन रहा था इस प्रोग्राम के लिए। तो सरकार डर गई, इलेक्शन का टाइम था, सरकार ने एकदम से शुगर के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया और यह भी रोक लगा दिया कि आप भैया शुगर केन से इथेनॉल अभी के लिए मत बनाइए, यानी गन्ना का उपयोग आप मत कीजिए इथेनॉल बनाने के लिए। सरकार ने यह कह दिया। तो जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज थी, अब वो सरकार के कहने के कारण शुगर केन का तो उपयोग कर नहीं सकती थी। तो उन कंपनीज ने ना फिर कॉर्न का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। कॉर्न मतलब मेज का, मक्के का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया इथेनॉल बनाने के लिए। तो अब देखो मक्के की कमी हो गई हमारे देश में, तो सरकार को ना मक्का यानी कॉर्न इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे देशों से। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप अलाउ कर दीजिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न्स है ना, उनको हमारे देश में इंपोर्ट आप होने दीजिए, रिस्ट्रिक्शन हटा लीजिए। ये पूरी कहानी है। कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेक्स्ट तो चलो हो गया, कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जिस पे बनता है पहले आप खुद देखिए। 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। कॉमन सेंस से आपको यह क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा, कॉमन सेंस से। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। एल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज। अब देखो आपको कुछ नहीं पता, बस आप नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हो, फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? यह क्वेश्चन हिंदी में भी है, हिंदी माध्यम के लिए। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो। आप वीडियो को यहां पे पॉज कर दो, हिंदी वाले। तो देखो सबसे पहली चीज, आपने ना कॉर्नफ्लोर के बारे में सुना होगा, मक्के का आटा। वो देखो स्टार्ची तो होता है। स्टार्च का मतलब क्या होता है? स्टार्च का मतलब देखो, स्टार्च एक टाइप का ना कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ये ना एनर्जी स्टोर करने का तरीका है प्लांट्स के लिए, और हमारे लिए भी एनर्जी का सोर्स है। तो मतलब डेली लाइफ में हम मक्के का आटा देखते हैं तो वो स्टार्च ही तो है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। ये तो यार पूरा आर्टिकल हमने इसी पे तो डिस्कस किया, इथेनॉल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है मेज को। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आ जाएगा। जैसे कल को पूछ लेंगे, एल्गी कैन बी यूज्ड फॉर द बायोडीजल। इनडायरेक्टली पूछ लेंगे, क्या जो ग्रास है इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बायोडीजल। समझ गए? तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, हम न्यूज में सुनते रहते हैं। फिर तीसरा देखो, क्या मक्के से शराब बनाई जा सकती है? अब देखो इसके लिए वही बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको इधर उधर की बातें सुनते रहना होगा। अब आप में से शायद बहुत से लोगों ने बोन विस्की या बोन बियर का नाम सुना होगा। मक्के से बनती है। आप लोग पीते नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपने सुना होगा। बहुत फेमस है ये बोन विस्की। ये मक्के से बनती है, कौन से बनती है? तो इवन देखो ना भी पता हो तो क्वेश्चन तो हम सोल्व कर सकते हैं। मैं मानता हूं देखो ऐसा नहीं है, इतना भी आसान नहीं था। कॉमन सेंस धीरे धीरे डेवलप होती है, धीरे धीरे इंटरलिंकिंग होती है और धीरे धीरे डेवलप होगी। तो चिंता मत कीजिए, ये अभी मुश्किल ही लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कॉमन सेंस थोड़ी डेवलप होती जाएगी। खैर, अब क्वेश्चन किस पे बन सकता है? देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पे क्वेश्चन बनता है, इथेनॉल और ये कौन से संबंधित। जी मेज एल साइंटिफिक नेम है। कौन यानी मक्का कहाँ के मूल फसल है? सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको के, इंडिया की नहीं है। मेज को ना क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल है सभी सीरियल्स में से। सबसे ज्यादा पैदावार मतलब मक्के की हो सकती है। टाइप, ये सारे टाइप हैं मक्के के।
नॉर्मल, येलो, वाइट ग्रेन, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सी कॉर्न, हाई एमिलेज कॉर्न और हाई ऑयल कॉर्न। बस एक बार नज़र डाल लेना, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, मेज के मामले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? नहीं, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इंडिया का शेयर वर्ल्ड प्रोडक्शन में 2.59% है। सबसे ज्यादा मक्का कहां प्रोड्यूस होता है हमारे देश में? देखो, सबसे ज्यादा एरिया जो है ना मक्के का, वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक के अंदर आता है, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में मक्के का एरिया आता है। एक्सपोर्ट भी इंडिया करता है मक्का थोड़ा बहुत, बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ओपन एआई नाम की ना एक कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। अब ना ये कंपनी एक नया सिस्टम बना रही है। ये सिस्टम खुद से इंटरनेट पर रिसर्च कर सकेगा और बहुत स्मार्ट तरीके से सोच सकेगा। इसी का कोड नेम रखा गया है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, और इस प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी को ना चैट जीपीटी 5 में इंटीग्रेट किया जाएगा। देखो, अब एक चीज आपको बताता हूं, किसी प्राइवेट कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टीसीएस कोई प्रोजेक्ट बना रही है, इन्फोसिस कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, रिसर्च कर रही है, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकार कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वर्ल्ड बैंक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ कोई इंटरनेशनल संस्था है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट्स हैं। ये प्राइवेट कंपनीज तो दुनिया भर की हैं यार। तो आप बोलोगे सर आप फिर बता क्यों रहे हो इस प्रोजेक्ट को जब इंपॉर्टेंट नहीं है? तो देखो, पहली तो चीज मुझे आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है ताकि आपको समझ में आए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरा, क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए आप। 2020 में यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कहां कहां पे होता है, और एक आयरनी देखिए इस क्वेश्चन में ना, एक स्टेटमेंट ये है, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। उस समय एआई नहीं बना सकता था, आजकल एआई बना सकता है। तो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था एआई के यूजेस के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर ना बी था, 134, क्योंकि उस समय तक एआई इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि वो शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स बना सके। आज तो आप चैट जीपीटी में डालो मुझे एक स्टोरी चाहिए, वो बना के दे देगा तुरंत। इसीलिए यूपीएससी ने ना क्वेश्चन में लिख दिया था विद प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि एआई अभी क्या क्या कर सकता है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये जो ओपन एआई काम कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी में, इसमें क्या होगा, एआई देखो मैथ, प्रोग्रामिंग, पजल्स, ये सब आसानी से सोल्व कर लेगा, बहुत एडवांस तरीके से सोच सकेगा, ऑलमोस्ट इंसान की तरह खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकेगा, डेटा एनालाइज कर सकेगा खुद से, बिना किसी को बताए, बिना कमांड लिए नए आइडियाज दे सकता है। तो मतलब बस इतना ही बताना था आपको कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। एप्लीकेशंस यूपीएससी पूछ लेती है। तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी से संबंधित इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के बारे में यूपीएससी नहीं पूछती है। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब देखो, एक और सीखने की चीज बताता हूं। ये इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब कई बार ना मैगजीन्स इस प्रकार से कवर कर लेती हैं न्यूज को कि हाँ बस एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई और फिर उस बॉडी को कवर कर लिया। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हजारों बॉडीज हैं, हर साल न जाने कितनी वर्कशॉप्स होती हैं। हर बॉडी को वर्कशॉप के बाद कवर करने लगेंगे तो क्या मतलब, हमारी जरूरी चीजें छूट जाएंगी। इंपॉर्टेंट बॉडीज को कवर करो सबसे पहले, जो या तो नई बनी है, या कंट्रोवर्सी में है, या कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर किसी कारणवश बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, उनको कवर करो। ये वर्कशॉप हुई है बस उसको कंटेक्स्ट बना के किसी बॉडी को डिस्कस कर लेना, ये तो देखो करंट अफेयर्स की तौहीन है। ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ऐसे तो मर्जी हजारों बॉडीज हैं, किस किस को कवर करोगे? सिंपल वर्कशॉप चलेगी, उसके बाद बॉडी को कवर कर लो, नहीं यार। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये बताने वाली चीज थी, मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस से संबंधित है। देखो, सरकार ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स इकट्ठा करती है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इवन जीएसटी है। तो ना इन सब टैक्सेस के पैसे को मिला के एक बनता है सेंट्रल टैक्स पूल। सेंट्रल टैक्स पूल। अब उस पूल से ना सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खर्च करती,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ ये सारे टैक्स इकट्ठा किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा स्टेट्स के साथ भी शेयर करती है। तो ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट और नीचे है स्टेट, और स्टेट भी कितने 28, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 6। तो सेंट्रल टैक्स पूल में मान लीजिए 100 रुपए इकट्ठा हुआ, तो देखो ये कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा 100 में से सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी और कौन कितना स्टेट गवर्नमेंट यूज करेंगी। और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कितना यूज करेगी, पंजाब कितना यूज करेगा, हरियाणा कितना 100 रुपए में से, पंजाब कितना और यूपी कितना, महाराष्ट्र कितना, यह डिसाइड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है जो रिकमेंडेशन देता है कि सेंट्रल टैक्स पूल से जो रेवेन्यू का डिवीजन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने यह डिसाइड किया था कि 100 रुपए अगर सेंट्रल टैक्स पूल में इकट्ठा हुए हैं तो उसमें से देखो 41 मिलेंगे स्टेट्स को, 41 मिलेंगे ये सभी स्टेट्स को मिला के, और बाकी 59 मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो देखो कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे और कितने मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को। इनके बीच में जो इम्बैलेंस है ना उसी को बोलते हैं वर्टिकल इम्बैलेंस। ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 59 और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रहे हैं कम, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला के 41 रुपीज मिल रहे हैं, ये पिछले 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से। तो वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब देखो ये है, सेंटर को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं 59 में से, बट खर्चा ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं। ये देखो 61% हमारे देश में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, और स्टेट को रेवेन्यू रिसिप्ट मिलता है सिर्फ 38%। पैसा कम मिल रहा है उनको, खर्चा वो ज्यादा कर रहे हैं। तो ये है वर्टिकल इम्बैलेंस। यहां पे देखो ये फेडरल सिस्टम में एक सिचुएशन है जहां पे मिसमैच है रेवेन्यू एंड रेजिंग पावर और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में। मतलब वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल रहा है, खर्चा कम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कम मिल रहा है, खर्चा ज्यादा कर रही है। अब आप बोलोगे सर ये तो सेंटर और स्टेट्स की बात हो गई, हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस मतलब नीचे आइए, यहां पे हॉरिजॉन्टल देखिए। मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जो टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, खर्चा कम कर रहा है, कोई राज्य ऐसा है खर्चा कम कर रहा है, टैक्स ज्यादा कर रहा है, तीसरा राज्य ऐसा होगा टैक्स कम कर रहा है, खर्चा ज्यादा कर रहा है। समझ गए ना उल्टा पुल्टा? तो यह है हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस। हॉरिजॉन्टल मतलब विभिन्न राज्यों के बीच में, वर्टिकल मतलब ऊपर सेंटर नीचे स्टेट्स। तो इससे आपको याद हो जाएगा। देखो हर बार ना फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला बताती है, दोनों चीजों का फॉर्मूला बताती है। वर्टिकल फंड डिवाइड करने का मतलब, वर्टिकल डिवाइड करने का मतलब सेंटर को ऊपर कितना मिलेगा, नीचे सभी राज्यों को कितना मिलेगा। और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बताती है विभिन्न राज्यों के बीच में पैसों का बंटवारा कितना होगा। मतलब ये तो बता दिया वर्टिकल में कि 59 सेंटर को मिलेगा, 41 स्टेट को मिलेगा, लेकिन ये 41 जो स्टेट्स को मिला इसमें से कितना यूपी को मिलेगा, कितना बिहार को मिलेगा, कितना महाराष्ट्र को मिलेगा, उसके लिए हर बार फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बताती है। ये सब देखा जाता है। इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, 2011 के सेंसस के हिसाब से, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पैरामीटर्स याद करना, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नीचे बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मूला दिखाया भी, जिसके बेस पे विभिन्न राज्यों के बीच में पैसों का बंटवारा होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पीएससी से संबंधित है। पीएससी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। कंटेक्स्ट ये है, पीएससी ना अभी रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, ट्राई, इनका ना परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करेगी। मतलब क्या ये बॉडीज रेगुलेटरी बॉडीज जिनका काम होता है रेगुलेशन करना, ओवरसी करना, सेक्टर में सब कुछ सही चल रहा है। जैसे सेबी का काम है ये इंश्योर करना स्टॉक मार्केट में सब कुछ सही चले, ट्राई का काम है ये इंश्योर करना टेलीकॉम सेक्टर में सब कुछ सही चले। तो पीएससी ना ये परफॉर्मेंस ऑडिट करेगी कि क्या ये रेगुलेटरी बॉडी अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपको पीएससी के बारे में अटेम्प्ट करना है। पीएससी को एस्टैब्लिश किया गया था 1921 में। मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद में चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और एक मिनिस्टर जो है वो एलिजिबल नहीं होता इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, तब तक मैं आपको पूरा बता देता हूं इस कमेटी के बारे में।
देखो ये 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटीज में से एक हैं, दूसरी 2 हैं एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये ना पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटीज में से एक है। इसको 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद में, और हर साल इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है लोकसभा के रूल 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। चेयरपर्सन है WM हेले, मतलब पहले चेयरपर्सन थे इसके WM हेले 1921 में, उस समय ब्रिटिश राज था। और पहले इंडियन चेयरपर्सन थे भूपेंद्र नाथ मित्रा। अब प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है ये यूपीएससी नहीं पूछती है, चेंज होते रहते हैं, 1 साल के लिए होती है कमेटी गठित। चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और 1967 के बाद से ही चेयरपर्सन जो है इस कमेटी का वो अपोजिशन का मेंबर होता है। मेंबर कमेटी में टोटल मेंबर होते हैं 22, जिसमें से 15 लोकसभा में, 7 राज्यसभा में। मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होता है इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए, टर्म होता है 1 साल। काम क्या होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? काम देखो ये सब होते हैं, सरकार के खर्चे को एग्जामिन करना, सरकार ने सही ढंग से खर्चा किया है, सरकार की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनकी छानबीन करना, कैग रिपोर्ट्स जो आती हैं उनको रिव्यू करना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की पहचान करना और सही एक्शंस रेकमेंड करना, अगर कोई खामी मिलती है तो पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना, पब्लिक ओपिनियन कंडक्ट करना। देखो इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये कीवर्ड्स पढ़ के 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर चीजें कवर की जा सकती हैं, समझ गए? बाद में देखो कॉमन सेंस से अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। करेंगे यार, डरते क्यों हो, साथ में मिलके फोड़ेंगे। चलो देखो ये थी हमारी आज करंट की डिस्कशन। इसके बाद देखो अपना जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसकी एक्टिव रिकॉलिंग हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो आप छोड़ देते हो अक्सर पढ़ते वक्त। उम्मीद है कि देखो आप पढ़ के आए हो, क्योंकि हमेशा याद रखिए पढ़ के अब आओगे तभी फायदा होगा ज़्यादा। आर्टिकल 12 में देखो स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। मतलब जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस किया कि राइट्स आर क्लेम अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आर्टिकल 12 में ये बताया गया है क्या क्या स्टेट के अंदर आता है। सबसे पहले पार्लियामेंट यानी कि संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें जैसे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये सारी स्टेट की गवर्नमेंट्स, स्टेट की लेजिस्लेचर्स। इसके अलावा लोकल बॉडीज जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जनपद, ये सब। सरकार ने कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया हुआ है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया हुआ है। सरकार की सभी अथॉरिटीज, चाहे देखो वो पार्लियामेंट के कानून से बनी है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, मतलब सरकार के ऑर्डर से बनी है, पार्लियामेंट से कानून नहीं पास किया गया उस बॉडी को बनाने के लिए, वो सारी बॉडी स्टेट के अंदर आती हैं, जैसे LIC, ONGC, ये सब। अब गलती यहां पे बच्चे ये करते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल को सरकार ने पैसे दिए हैं कि आप चलाइए मतलब स्कूल और बच्चों को शिक्षा दीजिए, तो क्या वो स्कूल स्टेट के अंदर आएगा? हाँ, अगर देखो कोई भी बॉडी वो सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, सरकार से उसे पैसा मिल रहा है, सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल है, तो भी देखो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहां पे बनता है, मुझे एक बात बताओ, कोई प्राइवेट एसोसिएशन है, मान लीजिए रेजिडेंट्स के एसोसिएशन है, किसी मोहल्ले वालों ने मिलके प्राइवेट एसोसिएशन बना ली, क्या वो स्टेट के अंदर आएगा? नो, वो स्टेट के अंदर नहीं आएगा। ये चीज भी कई बार बच्चे मिस कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई प्राइवेट कंपनी है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी? देखो सामान्यतः देखो प्राइवेट कंपनी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इंडिपेंडेंट ढंग से, वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लेकिन अगर सरकार ने कोई काम दिया हुआ है उस प्राइवेट कंपनी को, वो प्राइवेट कंपनी मान लीजिए सरकार की तरफ से काम कर रही है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। समझ गए? कई बार ऐसा होता है ना, प्राइवेट कंपनी स्टेट के कहने पे काम कर रही है, सरकार के कहने पे लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सरकार से उस प्राइवेट कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अदरवाइज कोई प्राइवेट कंपनी अपने से खुद बिजनेस कर रही है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। चलो इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 13 पे आते हैं। इसके बाद अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 देखो ये कहता है,
अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है ना और वो कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, तो वो देखो वो कानून नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब उस कानून का जीरो इफेक्ट होगा सिटीजन्स पर। जैसे सरकार ने ना कानून बना दिया कि बिना ट्रायल के किसी को फांसी दी जा सकती है, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। प्लस में देखो ये जो कानून है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आर्टिकल है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्रेस करता है। मतलब कि सरकार जब भी कोई कानून बनाती है ना, तो जुडिशरी के पास में ये पावर है, जुडिशरी उस कानून का रिव्यू कर सकती है, क्या वो कानून जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। मतलब ये आर्टिकल जुडिशरी को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की। सरकार के द्वारा बनाए गए हर कानून को जुडिशरी के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है, ये चेक करने के लिए कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ना हो। अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो क्या होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर देगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी। ये है आर्टिकल 13। लेकिन देखो इसमें एक कहानी है। कहानी क्या है, देखो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना, तो इंदिरा गांधी की उस समय ना जुडिशरी से ठन गई थी, लड़ाई हो गई थी। तो इंदिरा गांधी ने ना संविधान को अमेंड कर दिया। इंदिरा गांधी उस समय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई। इस अमेंडमेंट में ना आर्टिकल 13 में ये ऐड कर दिया गया, ये क्लोज आर्टिकल 13(4). इंदिरा गांधी ने बोला अरे क्या जुडिशियल रिव्यू लगा के रखा है। अगर देखो हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है संविधान को चेंज करने के लिए, और आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर बताया गया है ना, उसे फॉलो किया है हमने, और उसे फॉलो करके हमने बेसिक फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर दिया है, तो फिर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। भाई हमने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके संविधान चेंज किया है, तो अब जुडिशरी की क्या मजाल कि वो रिव्यू करे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो ये प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 13(4) में इंदिरा गांधी के द्वारा। जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनने की कोशिश की गई थी अगर प्रोसीजर फॉलो करके संविधान को चेंज किया जाता है, इवन फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जाता है तो भी। बट इसका जवाब फिर जुडिशरी ने दिया, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला केशवानंद भारती केस में, बेशक देखो आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके जो आर्टिकल 368 में दिया गया है संविधान को चेंज किया है, बट एक चीज, अगर देखो आपने ना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके संविधान को ऐसे चेंज किया है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो देखो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमें रोक नहीं सकते। तो ये जजमेंट आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की 1973 में। तो कुल मिलाकर लड़ाई बताता है ये आर्टिकल। इंदिरा गांधी ने कोशिश की कि प्रोसीजर फॉलो करके अगर किया जाता है तो फिर बेसिक फंडामेंटल राइट्स चेंज हो रहे हो, जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी। लेकिन बाद में 2 साल बाद 1973 में जुडिशरी ने कह दिया अगर बेसिक आपने प्रोसीजर फॉलो किया है बट बेसिक स्ट्रक्चर अगर इफेक्ट होता है तो हम रिव्यू करेंगे, आप हमसे पावर छीन नहीं सकते। ये लड़ाई डिटेल से आएगी आगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा एक चीज यहां पे जिस पे क्वेश्चन बनता है, जब हम बात कर रहे हैं बार बार लॉ की कि कोई भी कानून ऐसा बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, लॉ की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी चीजें लॉ में आती हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। ये देखो कोई भी परमानेंट लॉ जो सेंटर के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबली के द्वारा, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जाता है या गवर्नर के द्वारा। कई बार सरकार अपने ऑर्डर से कानून बना लेती है, मतलब खुद ही ऑर्डर पास करके। कोई जैसे पार्लियामेंट में कई तरह के कस्टम्स चलते हैं, परंपराएं चलती हैं, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस है वो कानून की तरह होती है। तो वो कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या जुडिशरी का कोई वर्डिक्ट है, जुडिशियल डिसीजन है, वो लॉ की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? वो देखो लॉ की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 में ना लॉ की डेफिनेशन काफी ब्रॉड बनाई गई है। यहां पर देखो कस्टम और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, जुडिशरी जो भी वर्डिक्ट देती है लॉ को इंटरप्रेट करते वक्त, तो देखो उसका जो इंपैक्ट होता है वो लॉ जितना ही होता है। तो जुडिशियल डिसीजन भी लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 14 की तरफ। इसके बाद अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी पे। ये 12-13 आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स इन्हें छोड़ देते हैं लेकिन इन पे क्वेश्चंस बनते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये उठता है, यूपीएससी मान लीजिए पूछ ले कि आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का क्या मतलब है। आर्टिकल 14 में देखो इक्वालिटी के दो कंसेप्ट्स की बात की गई है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसे ब्रिटेन से लिया गया है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हमने लिया है यूएसए से, याद रखिएगा, ये भी यूपीएससी पूछ लेती है। कंसेप्ट देखो मैं आपको ना एमसीक्यू के माध्यम से बताऊंगा। कल किसी ने सजेशन दिया था कि सर एमसीक्यू पहले दो और एक्सप्लेनेशन में कंसेप्ट बताओ, इससे मजा आ जाएगा, मतलब ज्यादा याद रहेगा, और बिल्कुल सही सजेशन था। देखो 3 स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी से पढ़िए, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़िए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो ओरिजिन है वो अमेरिकन है। दूसरी स्टेटमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो ये कहता है किसी पर्सन को स्पेशल फेवर नहीं दी जाएगी। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट ये है, हमारे देश ने ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आइडिया तो रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया है। अगर देखो आप पढ़ के आए हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे दोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप पढ़ के आओ यार, डेली पढ़ के आओगे तब आएंगे मजे असली। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बताने से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई छोटा बच्चा है उसको भी हम सिमिलर डब्बा देंगे, थोड़े बड़ी हाइट का बच्चा है उसको भी सिमिलर डब्बा देंगे, और ज्यादा हाइट का बच्चा है उसे भी हम एक ही डब्बा देंगे। कानून के सामने सब बराबर है, कोई किसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। समझ गए? जैसे ट्रैफिक लॉज हैं, ट्रैफिक लॉज देखो सबके लिए इक्वल हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई बूढ़ा हो, सबके लिए ट्रैफिक लॉज इक्वल हैं, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, सबको वायलेशन पे इक्वल चालान काटा जाता है। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, इसमें देखो थोड़ा डिफरेंशिएट किया गया है। इसमें जरूरत के हिसाब से डब्बे दे दिए गए हैं। इस छोटे बच्चे को मैच नहीं दिख रहा था, इसको 2 डब्बे दे दिए, ले जाओ कम से कम मैच देख इसको। बीच वाले बच्चे को 1 डब्बा दे दिया, और जो जिसकी हाइट ज्यादा थी उसको 1 भी डब्बा नहीं दिया। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ना रीजनेबल क्लासिफिकेशन या फिर अलग ट्रीटमेंट, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अलाउड है, लेकिन स्पेसिफिक नीड्स और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। जैसे इस केस में ना सर्कमस्टांसिस ऐसी थी कि इस बच्चे को ना 2 डब्बों की जरूरत थी, इसलिए इसे 2 डब्बे दे दिए गए। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है कि आप सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। जैसे ट्रैफिक लॉज वैसे सबके लिए सेम है, बट बूढ़े पर्सन की हेल्प के लिए स्पेशल पार्किंग स्पॉट एलोकेट किए जा सकते हैं कि यहां पे सिर्फ बूढ़े लोग पार्किंग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में एल्डर्स के लिए कम रिन्यूअल फीस लग सकती है। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। समझ गए? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कंसेप्ट है, किसी के लिए प्रिविलेज नहीं, कानून सबके बराबर। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करता है सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने सोच लिया होगा अभी तक। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली 1। देखो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, वो स्पेशल प्रिविलेजेस देता है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। जैसे इस बच्चे को 2 डब्बे दे दिए, प्रिविलेज दे दी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, इस बच्चे को दिख ही नहीं रहा था मैच। और तीसरा गलत है, हमारे संविधान ने ना दोनों कंसेप्ट्स को एडॉप्ट किया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी। बट देखो एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 14 जो है ना क्लास लेजिस्लेशन के लिए मना करता है। क्लास लेजिस्लेशन मतलब जैसे सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया कि अमीर लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, गरीब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। क्लास लेजिस्लेशन नहीं बनाया जा सकता। अगर डिफरेंशियल क्लासिफिकेशन करनी है ना, जैसे इस छोटे बच्चे को 2 डब्बे दिए, तो वो रीजनेबल होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा के होना चाहिए, रैशनैलिटी यूज करनी जरूरी है। अब इसके बाद देखो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट आता है। हम रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट डिस्कस करें उससे पहले क्वेश्चन देखिए ताकि आपको याद रहें चीजें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है? यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स पूछ लिए थे। 4 लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। बताइए कौन कौन से मेन फीचर्स हैं रूल ऑफ लॉ के?
जल्दी सोचो 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 सोचो, यही सोचने का टाइम है। पूरे साल बस ऐसे ही मैं थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप करवाता रहूंगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यार। मतलब कल जो कोट डिस्कस किया था एडिटोरियल में कि थोड़ा दिमाग पे आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी, दिमाग में सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सोचोगे नहीं तो फिर वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगी, फिर तो वो रट्टा रह जाएगा कि हाँ भाई या तो आता है या नहीं आता है, पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, उससे फायदा नहीं होगा। खुद को सोचना पड़ेगा। सोचो। इस क्वेश्चन का आंसर देखो 3 है, 1 2 4। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रूल ऑफ लॉ कहता है किसी के पास में भी ना अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती, तभी तो लॉ बनाए जाते हैं पावर को लिमिट करने के लिए। राजा के पास पहले अंधाधुंध पावर हुआ करती थी, लेकिन राजा की पावर को लिमिट करने के लिए कानून बनाए जाने लगे, संविधान बनाए जाने लगे। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का। इसका मतलब आपको पता ही है, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई पावरफुल व्यक्ति हो, कमजोर व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सब बराबर। नेक्स्ट, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये नहीं है। मतलब कभी भी देखो लॉ की बात आए, बेशक ये बात सच है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉ को फॉलो करना, बट ये रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता है, बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। और देखो किसी भी डेमोक्रेसी में ना पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये चीज उतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं होगी। सरकार लोगों के लिए है, ना कि लोग सरकार के लिए। तो यहां पे आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, कानून का मकसद देखो होता है, ये कानून का महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, दूसरे अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा करें। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1 2 4। कंसेप्ट मैं आपको अभी बताता हूं पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ का, और इस क्वेश्चन का आंसर भी सिंपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है रूल ऑफ लॉ का? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे अभी। देखो, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है ना, वो एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ का ही एक एलिमेंट है। जनरली देखो रूल ऑफ लॉ के ना 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 2 अडॉप्ट किए हैं, तीसरा अडॉप्ट नहीं किया है। पहला जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये वाला 2018 में, क्या है पहला प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का? ये 2018 में पूछा था, 21 में नहीं पूछा था। पहला प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी ये देखो यहां पे पावर को लिमिट करता है। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, समझ गए? ये वाला इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। ये यूपीएससी ने पूछा, ऑप्शन में था इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर तीसरा है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये हमारे संविधान ने अडॉप्ट नहीं किया है। इसका मतलब देखो ये है कि जो इंडिविजुअल राइट्स है ना, वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा डिफाइन किए जाने चाहिए, ना कि संविधान के द्वारा। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में इंडिविजुअल राइट्स को ना संविधान में डिफाइन किया गया है, तो ये चीज अडॉप्ट नहीं की गई है हमारे देश में, रूल ऑफ लॉ का तीसरा फीचर। अब आते हैं हम आर्टिकल 14 में जो एक्सेप्शंस हैं उनकी तरफ। देखो वैसे हमने बोल तो दिया कि हाँ कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन मेंशन है आर्टिकल 361 के अंतर्गत। आर्टिकल 361 जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर्स को छूट दी गई है। अभी हाल ही में आपको याद होगा, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एडिटोरियल में कि वेस्ट बंगाल की गवर्नर के ऊपर एक महिला ने ना सेक्सुअल असोल्ट के आरोप लगाए, लेकिन कोई केस नहीं चला। क्यों? क्योंकि स्पेशल एक्सेप्शन दी हुई है गवर्नर को कि वो जब गवर्नर के तौर पे काम कर रहे होंगे तो उनको क्रिमिनल केसेस से इम्यूनिटी मिली है। तो ये स्पेशल एक्सेप्शन है। आर्टिकल 361 गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक्सेप्शन देता है, हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा एडिटोरियल में। दूसरा एक्सेप्शन मेंशन किया गया है आर्टिकल 361A में। इसमें यह बोला गया है अगर कोई न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो चैनल पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के किसी सेशन को एक्यूरेट रिपोर्ट देता है तो उस रिपोर्टर या मीडिया आउटलेट के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं हो सकता, चाहे देखो वो सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो। इसका मतलब यह है कि मीडिया को प्रोटेक्शन दी गई है, बस रिपोर्ट ट्रू होनी चाहिए, मतलब सब्सटेंशियली ट्रू होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट फेक है या मिसलीडिंग है
तो फिर ये आर्टिकल 361A वाला जो प्रोटेक्शन है एप्लीकेबल नहीं होगा मीडिया पे। ये प्रोविजन देखो मीडिया को फ्रीडम देता है कि वो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स को एक्यूरेटली रिपोर्ट कर सके बिना किसी लीगल डर के। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 105। इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के मेंबर्स को ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, विशेषाधिकार, जैसे वो अपनी ड्यूटीज बिना किसी डर के पूरे कर सकें। ये जो विशेषाधिकार मिले हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, वो देखो पार्लियामेंट के डिस्कशंस, पार्लियामेंट में जो स्पीच दी जाती है और वोटिंग के दौरान प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब किसी एमपी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी, ऐसा नहीं कि अब उस स्पीच के लिए कोर्ट में केस चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को अपना काम करने के दौरान कोई कोर्ट केस या लीगल एक्शन का डर नहीं होता और वो फ्रीली अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 105 वाला। अब आता है आर्टिकल 194 का एक्सेप्शन। ये आर्टिकल देखो स्टेट असेंबली के मेंबर्स को भी वही प्रिविलेज देता है जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को आर्टिकल 105 में दिए गए हैं। इवन स्टेट के एमएलएज या एमएलसी भी लेजिस्लेटिव का काम करते वक्त फ्रीडम से काम कर सके, उसके लिए है ये आर्टिकल 194। इसके बाद देखो नेक्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 31C। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है जैसे ही आर्टिकल 31C आता है आर्टिकल 14 चला जाता है। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब देखो ये है, आर्टिकल 31C में ना ये लिखा गया है, अगर देखो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये क्या है? ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या होते हैं? ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं सरकार को। आर्टिकल 39B देखो ये कहता है समाज के जो मटेरियल और रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो ऐसा होना चाहिए सबका भला हो, मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल सुनिश्चित हो, इस प्रकार से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आर्टिकल 39C क्या बोलता है? इकोनॉमिक सिस्टम देखो ऐसे चले कि वेल्थ और प्रोडक्शन के मींस का ना कंसंट्रेशन ना हो कुछ ही हाथों में। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे देश में चंद लोग जो हैं वो तो देखो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, बाकी लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो इन दोनों आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ना सरकार जैसे जमींदारी एबोलिशन एक्ट लेके आई, फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स सरकार लेके आई, जिसमें बोला गया कि कोई पर्सन ना, एग्जांपल दे रहा हूं रैंडम, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, जिसकी 10 एकड़ से ज्यादा है हम ले लेंगे। सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए। तो ना आर्टिकल में ये बोला जाता है 31C में कि ना ये जो आर्टिकल्स है ना 39B 39C, अगर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई कानून बनाती है जैसे जमींदारी एबोलिशन एक्ट, तो फिर ना जमींदार जो है ना वो कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सरकार कहती है आर्टिकल 14 के अंदर कि सबके लिए कानून बराबर है, बट हमारे लिए बराबर क्यों नहीं है? जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है वो हमारे तो खिलाफ है। समझ गए? तो ये नहीं बोल सकते जमींदार। क्यों? क्योंकि सरकार ने आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए वो कानून बनाया है। तो इस वजह से अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो फिर कोई सामने वाला जाके यूं नहीं बोल सकता कि यह आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इस सिलसिले में सरकार को छूट दी गई है, ये एक्सेप्शन है। तो ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये तो देखो आपको पता होने चाहिए, इन पे तो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको सारी याद होनी चाहिए। आसान है, मतलब हमने डिस्कस कर लिया, अब आप नहीं भूलोगे। बाद में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से। इवन देखो जो फॉरेन सोवरेन्स हैं या फिर डिप्लोमेट्स हैं वो भी हमारे देश में इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग से, या फिर यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करती हैं। अब आते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15(1) देखो ये कहता है स्टेट किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। बट देखो यहां पे ना वर्ड ओनली दिया गया है। ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इस पे क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर किसी और वैलिड रीजन के बेसिस पे इनके अलावा जो ये बताया गया है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अलावा अगर सरकार किसी और वैलिड रीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करती है तो वो अलाउड हो सकता है। समझ गए? डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इन स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता, बाकी ग्राउंड्स पे हो सकता है। अब जैसे
अब डिग्री वाली बात है, सरकार कहती है कि सिर्फ जिनके पास में लॉ की डिग्री है वही प्रैक्टिस कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। तो ये वैलिड रीजन है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इन रीजन के बेस पे नहीं हो सकता कि कोई हिंदू धर्म का है तो उसके लिए ये चीज एप्लीकेबल है, मुस्लिम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए तो कई बार बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, कानून सबके लिए सेम होना चाहिए, धर्म के नाम पे पर्सनल लॉज अलग नहीं होने चाहिए। ये डिबेट चलती है ना, हालांकि उसमें दूसरे एंगल्स भी हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया। फिर देखो आर्टिकल 15(2) ये कहता है, ये प्रोविजन सिर्फ स्टेट को ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी रोकती है डिस्क्रिमिनेशन करने से। देखो, जबकि आर्टिकल 15(1) जो है वो स्टेट के अगेंस्ट है, आर्टिकल 15(2) दोनों को टारगेट करता है, स्टेट और प्राइवेट सिटीजन्स को भी। मतलब अगर कोई प्राइवेट इंसान या ऑर्गेनाइजेशन भी किसी को इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो इलीगल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए महेश ने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया और रेस्टोरेंट के बाहर महेश ने बोर्ड लगा दिया कि मैं देखो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं आने दूंगा, यहां पे उनकी रेस अलग है, तो ये देखो इलीगल है, ये आर्टिकल 15(2) का उल्लंघन है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर फिर रिजर्वेशन कैसे है? रिजर्वेशन में तो कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको तो रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये तो कास्ट के नाम पे भेदभाव है ही। लेकिन देखो उसके लिए ना संविधान में आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 15(4) हैं, ये फाउंडेशनल आर्टिकल्स हैं रिजर्वेशन के। रिजर्वेशन को एक्सेप्शन दे दिया गया है। जैसे यहां पे देखो ये जो जनरल रूल है ना नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, उसमें ये 4 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस। स्टेट को देखो ये अलाउड है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल रूल्स या प्रोविजन बना सकता है जिससे उनकी सेफ्टी इंश्योर हो, उनके एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशल स्कीम्स या फिर रिजर्वेशन, जैसे महिलाओं के लिए अभी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में, जो बाद में इंप्लीमेंट होगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो उन्हें सोसाइटी में प्रोटेक्शन और एडवांसमेंट की जरूरत होती है, तो ये पहला एक्सेप्शन है। अब दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस। स्टेट को देखो ये भी अलाउड है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली पिछड़े वर्ग या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल मेजर्स ले। ये ग्रुप्स देखो ऐतिहासिक रूप से बैकवर्ड रहे हैं, इसलिए उनकी एडवांसमेंट के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं और बनाती भी है सरकार समय समय पे, तो उसे आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके लिए एक्सेप्शन दे दी गई है। फिर देखो तीसरा जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजन। अब देखो स्टेट को यह भी अलाउड है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसके अलावा एससीज और एसटीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट के लिए एडमिशन के टाइम पर, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट हों या पब्लिक हों। ये प्रोविजन वैसे देखो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई नहीं होता। अब सरकार ये नहीं बोल सकती कि मदरसा में भी आप सीट्स एप्लीकेबल करो, समझ गए? सरकार ये नहीं बोल सकती कि किसी माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल मदरसा में, एससी या फिर एसटी के लिए सीट्स रिजर्व करो, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। इन एक्सेप्शंस को समझने में तो देखो एस्पायरेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लास्ट जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 में वो ईडब्ल्यूएस वाली है। स्टेट को अलाउड है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए स्पेशल मेजर्स बनाए जिससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो। अब देखो हम बात करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दिए जाने वाले रिजर्वेशन की। देखो आर्टिकल 15 क्लास 5 के तहत 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान का जो 2005 में आया था, इस 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 2005 में आया था, एक स्पेशल लॉ बनाया गया जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। ये वाला यहां पर देखो, एक सेकंड रुको, ये वाला, ये 2005 की 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया था ये एक्ट। और इसी एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि ओबीसीज के लिए यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन
का प्रोविजन किया जाए, इवन टॉप इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईआईटीज में और आईएम में। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना ये कंडीशन लगाई हुई है कि ओबीसी में ना क्रीमी लेयर को इस रिजर्वेशन के स्कोप से बाहर रखा जाए। क्रीमी लेयर मतलब जो फाइनेंशियली और सोशली आगे हैं। अभी आपको पता होगा, करंट अफेयर में आपको बता देता हूं कि इवन एससी में और एसटी में क्रीमी लेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि अब शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर की आवश्यकता है। बट सरकार ने ये बोला ये तो सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ओपिनियन है, ये हम कभी इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो कम चांस है, मतलब एससी और एसटी में क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है काफ़ी सेंसिटिव इशू है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ओबीसी में है ये क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट। और जो ईडब्ल्यूएस वाला एक्सेप्शन है ना, उसका प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 15 क्लोज 6 में। और आर्टिकल 15 क्लोज 6 ये तो देखो अभी हाल ही में ऐड किया गया था 2019 में। 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया गया ईडब्ल्यूएस में। ये एक्सेप्शन डाल दी गई। और ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया है ना 10%, वो एससी एसटी और ओबीसी के अंदर नहीं आता, ये एक्स्ट्रा वाला है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। आंध्र प्रदेश पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 15, इसमें से आपको ना रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है। आर्टिकल 15 क्या सिर्फ देश के सिटीजन्स के लिए है? आर्टिकल 15 क्लास 1 क्लास 2 दोनों सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ के लिए हैं। आर्टिकल 15 स्टेट को इजाजत देता है कि वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सके। और आर्टिकल 15 स्टेट को इजाजत देता है कि वो एससी एसटी एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सके। बताइए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना सिंपल है। इतना डिस्कस किया तो आपने ध्यान से सुना है ना, हो ही नहीं सकता, मैं मानूंगा ही नहीं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सको। लिमिटेड टू सिटीजन्स ओनली, कॉमन सेंस लगाओ। बिल्कुल यार, अब फॉरेनर आके थोड़ी ना बोलेगा कि भाई मुझे भी जॉब लेनी है, और सरकार बोलेगी ठीक है हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी भी इंसान के लिए, मतलब चाहे वो किसी भी देश का हो। भाई नहीं, सरकार इतनी उदार नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, सिर्फ वही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेनर थोड़ी ना जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो सरकार यहां पे डिस्क्रिमिनेशन करेगी फॉरेनर के साथ में। जॉब के लिए थोड़ी ना वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला सही है, तीसरा और चौथा भी सही है। लेकिन दूसरा देखो ना, डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ ये थोड़ी ना है, और भी तो है, रेस कास्ट सेक्स, भूल गए इनको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 को देखो हम कल कवर करेंगे, तो आज हम हमारी डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। बस आपसे देखो यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ के आना। पढ़ के आओगे ना तभी भूलोगे नहीं। अगर देखो आप यूं सोचोगे कि ये वैसे वाले लेक्चर्स हैं कि हाँ इससे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो मैं देखो साफ साफ बोलता हूं कि ये लेक्चर्स का पर्पस थोड़ा एडवांस्ड है। इस लेक्चर का पर्पस सिलेबस कवर करना नहीं है, थोड़ा एडवांस्ड पर्पस है इसका कि आपका एग्जाम क्लियर करवाना। बट वो देखो तभी पॉसिबल होगा जब आप पढ़ के आओगे। आर्टिकल 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे आप पढ़ के रखिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा फिर हम डिस्कस कर सकेंगे, क्वेश्चंस ले सकेंगे जब आप पढ़ के आओगे। तो ये वादा करो कि पढ़ के जरूर आओगे आप डेली की डेली।